नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया न्यूज़ 24। मैं हूं सार्थक एंड आज हमारे साथ जुड़े हैं श्याम गिरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे। चुनाव आयोग और भारत सरकार का नींद क्यों उड़ा हुआ है? यूएन की रिपोर्ट में ऐसा क्या आ गया है और भारत पर अब इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए सार्थक, हमारे देश में एसआईआर चल रहा था वोटर लिस्ट के लिए। एसआईआर में करोड़ों लोगों के नाम काटे गए, 5.85 करोड़ लोगों के नाम काटे गए कुछ राज्यों में, चुनिंदे राज्यों में, और अब पूरे देश में एसआईआर चल रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि एसआईआर के तहत करोड़ों लोगों का नाम असंवैधानिक तरीके से कटा है और एसआईआर का कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं होता है। इंसेटिव रिवीजन का अधिकार चुनाव आयोग को संविधान ने दिया है और कानून है। स्पेशल इंसेटिव रिवीजन नहीं है। जिस देश में लोगों को नागरिकता का प्रमाण पत्र न दिया हो, उस देश में नागरिकता पूछने का किसी को अधिकार नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब यह सरकार कह रही है कि आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। 2002 या 2003 में जिसके नाम थे उसी के नाम एसआईआर में चढ़ेंगे, या जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। हमारे देश में लोग पहले अनपढ़ हुआ करते थे या 2, 4, 5 तक पढ़ लेते थे। इसे 10 का सर्टिफिकेट ला करके कोई नहीं दे सकता। उसके बाद में वह अपने पिता का ला करके, नाना नानी का, दादा दादी का ले आकर के नहीं दे सकता। तो यह सारी चीजें हैं। बर्थ सर्टिफिकेट लोगों के पास नहीं है क्योंकि उस वक्त घर में दाई से बच्चे जन्म ले लिया करते थे। तो यह सारी समस्या है। इसे एक ऐसे असंवैधानिक तरीके से चुनाव आयोग ने आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कंप्रोमाइज तरीके से काम किया और असंवैधानिक तरीके से लोगों के नाम काट करके एक खास पार्टी को, सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाया। बंगाल के एक नंदीग्राम में 95% मुस्लिम समुदाय का नाम कट गया। मैं आपको द हिंदू का एक रिपोर्ट बताऊंगा। 60 दिन पहले देश को नोटिस मिला था, चुनाव आयोग और भारत सरकार को 60 दिन में जवाब देना था। उसका जवाब नहीं दिया इन लोगों ने। जब जवाब नहीं दिया तो उसने कार्रवाई शुरू कर दी। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के पास वीटो पावर नहीं है। भारत रसिया और चाइना और अमेरिका के भरोसे रहा। चाइना तो कभी वीटो पावर अपना इस्तेमाल भारत के लिए नहीं किया, लेकिन रसिया करता था और रसिया से संबंध खराब कर लिए। द हिंदू का एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के 3 विशेष दूतों ने भारत के आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र के इन विशेषज्ञों ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। मैं वह रिपोर्ट पढ़ रहा हूं जो यूएन की रिपोर्ट है, आई हुई है। उस रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा हूं आपको और अपने दर्शकों को बता रहा हूं। लाखों नाम हटाए जाने का आरोप है, इसका प्रूफ मिला है। संयुक्त राष्ट्र के दूतों ने भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के नेतृत्व में चल रही इस एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूचियों से लाखों नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं। इस कदम से विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। आगे कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि पारदर्शिता की कमी और एआई का इस्तेमाल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस बात का विशेष रूप से चिंता जताई गई है कि मतदाता सूची में संशोधन के लिए अपारदर्शित और एआई संचालित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तकनीकियों में सुधार या शिकायत निवारण का कोई स्पष्ट जरिया मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि इसमें पीछे अल्पसंख्यकों को बाहर करने का एक राजनीतिक नैरेटिव एजेंडा हो सकता है। यह रिपोर्ट में कहा गया। आगे कहा जा रहा है कि 60 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था।
यह रिपोर्ट 1 मई 2026 को तैयार की गई थी, जिसमें भारत सरकार को इन चिंताओं का अपना पक्ष रखने और जवाब देने के लिए 60 दिनों की समय सीमा दी गई थी। आगे कौन कौन विशेष दूत इसमें शामिल थे? चिंता व्यक्त करने वाले संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष दूतों में शामिल थे निकोलस लेवरात, अल्पसंख्यक मामलों के विशेष दूत। नंबर 2, आइरीन खान, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रचार और संरक्षण का विशेष दूत। और नंबर 3, नजीला घनेया, धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता पर विशेष दूत। यह 3 दूत उसमें शामिल थे। अब नोटिस आया, अब आगे क्या होगा? अब संयुक्त राष्ट्र यह मानता है कि भारत सरकार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुआ है और वह सरकार के लिए एक पक्षीय हुआ है, यानी कि एक असंवैधानिक सरकार चल रही है। असंवैधानिक सरकार का मतलब है कि जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, जनता के वोट को चुराई हुई सरकार है। वह सरकार मान्य विश्व में नहीं होती है। उस सरकार का कोई भी मतलब वो नहीं होता, वजूद नहीं होता, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अब विश्व में हमारे देश का विश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि असंवैधानिक सरकार है या चोरी की सरकार है, इसका मतलब हुआ। दूसरा चीज, भारत की जनता के साथ में, यह मैंने आपको द हिंदू का रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट मैंने पढ़ के आपको बताया और अपनी जनता को, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के दर्शकों को मैंने बता दिया। इस पर मैंने कार्यक्रम में बहुत विस्तार से किया था। अब इससे क्या होगा, भारत के ऊपर बहुत सारे बैंड लगेंगे, बहुत सारे बैंड लगेंगे और बैंड इसीलिए भारत की रैंकिंग लगातार गिर रही है। भारत आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार सी ग्रेड में आ चुका है, 3 बार से सी ग्रेड में आ रहा है। इसका मतलब कि हमारे देश की करेंसी पर भरोसा नहीं है, करेंसी पर, और हमारे देश में कोई आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और हमारे देश को कर्ज भी कोई आसानी से नहीं देगा। बहुत सारे उस पर गवाह लगेंगे और बहुत सारे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी इस सरकार को पैसे के लिए, क्योंकि यह संवैधानिक सरकार नहीं है, असंवैधानिक सरकार है। तो ऐसे में मोदी सरकार फंस गई है। अब जवाब नहीं दिया, हमारे देश की मीडिया ने छिपा लिया, अब बात खुल गई क्योंकि कार्रवाई शुरू हो गई है और आने वाला वक्त देखिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। अब चुनाव आयोग ने इसी में एक और सिस्टम चालू कर दिया, फार्म 6 लागू में किया है। जो फार्म 6 में अब 18 साल के उम्र से जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं उनका भी नाम नहीं चढ़ेगा। इसने लागू कर दिया है इस चीज को चुनाव आयोग ने, और किसी को पता नहीं था, कल अचानक देर रात ये सबको पता चली है। इसने यह कर दिया कि जिसके पिता और माता का नाम 2002 और 2003 के एसआईआर में नहीं है, लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, उसका नाम वोटर लिस्ट में उस लड़के का नाम नहीं चढ़ेगा। अब ऐसे में करोड़ों लोग मिलेंगे, तो ऐसे में क्या ना कि इस देश के युवा को भी वोटर लिस्ट से गायब करने का एक तरीका अपना लिया, क्योंकि इस वक्त 86.8% जो इस सरकार के खिलाफ लोग हो चुके हैं, तो उसमें छात्र युवा बहुत काफी हैं। तो इस तरह से उसका नाम अगर हटा देगा तो फिर इस सरकार के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। यह सब सोचते हुए भी यह तरीका अपनाया गया है, जो चिंता का विषय है। इसको लेकर के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी ने एक किताब लिखा है, वह किताब सामने आया। उन्होंने इस सरकार और चुनाव आयोग के प्रति और मनमोहन सिंह के कार्यकाल को तुलना उसमें की है। उसमें लिखा है कि मनमोहन सिंह, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री थे उस वक्त, वह हिंदू मुस्लिम की बात करके चुनाव में फायदा लेना चाहते थे, कांग्रेस की सरकार थी तो उनको नोटिस दिया गया था और कुरैशी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे मनमोहन सिंह से संपर्क साधने की कोशिश की थे। उनका खबर मनमोहन सिंह तक पहुंचता है और मनमोहन सिंह उनसे फोन पे बात कहते हैं कि आप मुझे मिलने का वक्त दे सकते हैं। चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री एक देश का बोल रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री। उसके बाद में कुरैशी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री, आप मत आइए, मैं आपके पास आता हूं, और वह आए। मनमोहन, उस किताब में लिखा हुआ है, और मनमोहन सिंह ने कहा कि लोकतंत्र का हनन नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र अगर खत्म होगा और लोकतंत्र को अगर नुकसान पहुंचा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री का वर्ड था। उसके बाद कार्रवाई हुई और कार्रवाई करके उनके लिए बहुत सारे बैंड लगाए गए। तो उस वक्त चुनाव आयोग की प्रणाली में कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर सकता,
कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर सकता, जवान का, वीर जवान का उसमें नाम नहीं ले सकता, सेना का नाम नहीं ले सकता, उसमें क्या नाम है कि देशभक्ति की बात नहीं कर सकता। चुनाव मुद्दों पर होते थे और अब चुनाव भ्रम देश और हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे होता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद करते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री को भी नोटिस मिलता था और आज प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं, विपक्ष को नोटिस मिलता है। जी सर। जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे। मोदी सरकार में मंत्रियों के फेरबदल पर माहौल गर्म है। क्या गडकरी, राजनाथ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा इतना आसानी से? देखिए, सार्थक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनको इस्तीफा तो देना पड़ेगा। देश उबाल मार रहा है इस वक्त। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है जंतर मंतर पर। जंतर मंतर से रिपोर्ट सही नहीं आ रही है सार्थक। वहां अब बच्चों का गुस्सा भड़क रहा है और अब तो क्या नाम है कि जो फिल्मी दुनिया के लोग भी अब तो क्या ना कि वह भी अभिनेता भी क्या ना कि साथ आने लगे हैं। लेकिन हम अभिनेता की बात न करें, हम देश की बात करें। वह भी लेकिन देश के ही हैं, अभिनेता भी इसी देश के हैं और उनके भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, शिक्षा से संबंध है। तो इस देश का हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति, अमीर हो गरीब हो, चाहे नायक हो खलनायक हो, हर कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अब हर किसी के बच्चे के साथ में फेरबदल, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में लोगों का आक्रोश भड़क रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो निश्चित देना ही पड़ेगा इस सरकार को, नहीं तो सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा बगावत हो सकता है आम जनता का। फिर बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी हो सकता है। इस सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू इस सरकार के अहम हिस्सा है। उन्होंने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि छात्रों से आप क्या नाम है कि वो पंगा मत लीजिए, वरना बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं। आज वह पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपने जो गडकरी और राजनाथ को लेकर के कहा, मैंने उस पर कार्यक्रम आज ही 10:30 बजे किया था। मैंने बड़ी महत्वपूर्ण विषय, गडकरी और राजनाथ यह आरएसएस के लोग हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी आरएसएस के हैं। नरेंद्र मोदी को हटाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर हटाना चाहते हैं। इन लोगों का हटाने का मतलब है कि इन लोगों को अगर हटाया तो सरकार गिर सकती है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आरएसएस अब आर पार की लड़ाई भाजपा से लड़ रहा है। क्योंकि आरएसएस को मोदी ने बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है, जनता खिलाफ हो गई है। और आरएसएस संगठन अगर खत्म हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। मोदी के बाद यह देश कैसे भाजपा कैसे चलेगी? सरकार तो छोड़िए, आते और जाते रहेंगे। मोदी की बपौती थोड़ी है, या किसी राजनीतिक दल की बपौती नहीं है, यह इस देश की जनता का देश है। ऐसे में आरएसएस पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी आरएसएस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे में इस वक्त पलड़ा भारी आरएसएस का है, क्योंकि आरएसएस के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में 136 सांसद हैं और नरेंद्र मोदी के पक्ष में मात्र 140 सांसद। 240 में मात्र 140 सांसद, माफ कीजिएगा 104 सांसद मोदी के पक्ष में हैं, 136 विरोध में है। सरकार कभी भी गिर जाएगी। एनडीए गठबंधन के घटक दल भी सरकार नहीं बचा पाएंगे। 272 के लाले पड़ जाएंगे नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री दफ्तर में इस बात को लेकर के असमंजस तो है, घमासान भी है, चिंतन मंथन भी है, बैठकें भी हो रही है, लेकिन इसका समाधान निकालने के लिए नहीं। मोदी अभी भी 362 का प्रयास कर रहे हैं, वह अभी भी तानाशाहियां कर रहे हैं। मोदी इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मोदी सरकार के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं इस वक्त। बड़ी महत्वपूर्ण है कि गडकरी को टारगेट किया जा रहा है एथनॉल को लेकर के, और नितिन गडकरी का पहली बार इतना बदनाम हो रहे हैं। नितिन गडकरी, इसके पहले नितिन गडकरी कभी भी इतना बदनाम नहीं हुए थे। नितिन गडकरी एक विश्वसनीय नेता माने जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन विपक्ष भी इनका बहुत कद्र और सम्मान करता था, राजनाथ का भी करता था। लेकिन राजनाथ सिंह 2024 के पहले तक तो ठीक थे, लेकिन 2024 के बाद में जो नरेंद्र मोदी के राह पर निकल गए, राजनाथ सिंह का कोई बात भी सुनना पसंद नहीं करता है। अब राजनाथ सिंह ने शर्त रखी है और आरएसएस भी राजनाथ को अब नहीं मानता, उनको अपना विश्वसनीय नहीं मानता। राजनाथ ने मोदी सरकार के सामने चर्चा इस बात की है, उन चर्चाओं के आधार पर कर रहा हूं कि राजनाथ सिंह ने
यह शर्त रखी है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, हमारे बेटे को एडजस्टमेंट कर दीजिए। इसके लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है, यानी कि कभी भी इस्तीफा इनका निश्चित है और आने वाले दिनों में। नितिन गडकरी आरएसएस के हैं, अभी भी आरएसएस कहने पे चलते हैं। आरएसएस कहेगा तो एक झटके में इस्तीफा दे देंगे, अन्यथा इस्तीफा नहीं देंगे। नितिन गडकरी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मोदी का इस्तीफा हो जाए। आरएसएस जिस दिन नजरें फेर लेगा 136 सांसद इस्तीफा देकर के निकल पड़ेंगे, जो मोदी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। ऐसे में मोदी सरकार के मंत्री फेरबदल करने का 29 जून को समय था, मंत्रिमंडल में विस्तार करने का, लेकिन 29 जून को हुआ नहीं। पार्लियामेंट सेशन आ गया है, पार्लियामेंट सेशन अब 20 जुलाई को है। 20 जुलाई का मतलब कि अब चंद दिन बचे हैं, क्या ना, उसके बहुत ज्यादा दिन है नहीं, तो एक हफ्ते का वक्त बचा है, अभी तक हुआ नहीं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार पार्लियामेंट सेशन के बाद होगा? ऐसा अभी लगता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ बहुत बड़ी साजिश तो कर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, और जनता का उबाल मार रहा है। विपक्ष इसमें पार्लियामेंट सेशन में बहुत हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष की भी नई नई रणनीति बन रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि मोदी सरकार आगे क्या करती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के संपर्क में है। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी तेलंगाना के, और कर्नाटक के डीके शिवकुमार, और तमिलनाडु के विजय थलापति के साथ उनको देखा गया, तस्वीरें आई। राहुल गांधी की तारीफ भी करते हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन के घटक दल भी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कितना बचा पाते हैं और आरएसएस की लड़ाई यह किस हद तक आगे बढ़ती है। जी साहब। जी, मेरा तीसरा क्वेश्चन है सर आपसे। 20 जुलाई से लोकसभा चालू होगा, 3 बिल पास करवा पाएंगे पीएम मोदी? 362 सांसदों का समर्थन है सरकार के पास, या फिर हंगामा होगा लोकसभा में? प्लीज इस पर बताइए। देखिए सार्थक, अभी वही बात मैं कह रहा था कि 20 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। 362 सांसद चाहिए। इन्होंने 26 सांसद इंडिया गठबंधन के तोड़े हैं, 20 टीएमसी के और 6 उद्धव ठाकरे शिवसेना के तोड़े हैं। 20 सांसद जो टीएमसी के, उस पर अभी भी उनको मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है। मान्यता प्राप्त होता है या नहीं होता है, चुनाव आयोग को फैसला करना है, और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को फैसला करना है। चुनाव आयोग के मान्यता के आधार पर ही स्पीकर ओम बिरला मान्यता देंगे। लेकिन चुनाव आयोग अगर मान्यता दे भी देता है तो संविधान का कानून यह कहता है कि जिस पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में न हो, उसमें बागी गुट को मान्यता नहीं मिलती है। यह साफ कानून किताब लोकसभा का, पार्लियामेंट का बुक यह कहता है, रिकॉर्ड यह कहता है। ऐसे में एक ही रास्ता है, या तो चुनाव आयोग उन लोगों को असली टीएमसी का दर्जा दे दे, ममता बनर्जी से छीन ले, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बागी गुट उसमें 2 हो गए हैं। एक 58 विधायकों का गुट बागी है, जो अपने आप को टीएमसी कह रहा है, और 20 सांसदों का गुट बागी है, जो अपने आप को एनसीपीआई में कर दिया है। ऐसे में दोनों 2 धरे, यानी कि 3 गुट बना हुआ है। एक असली टीएमसी है, बाकी 2 बागी गुट के। तो ऐसे में इन्हें मान्यता तो नहीं दी जा सकती, और जब मान्यता नहीं दी जा सकती तो इनको पार्लियामेंट में वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिलेगा, और यह बागी गुट के तौर पर पार्लियामेंट में बैठ भी नहीं सकते, इन्हें सीट भी नहीं मिलेगा। इन्हें किसी न किसी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। जब तक यह शामिल नहीं होंगे मान्यता प्राप्त पार्टी में, तो क्या यह जेडीयू में शामिल होंगे? तो ऐसा कैसे हो सकता है? जेडीयू तो चुनाव ही नहीं लड़ी थी। क्या यह महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे में शामिल होंगे? उन्होंने तो चुनाव नहीं लड़ा था। महाराष्ट्र बंगाल में उनको वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो ऐसे में जब यह नहीं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा के लोग तैयार नहीं है इसके लिए। तो ऐसे में या तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और या तो टीएमसी में वापस जाना पड़ेगा, या तो फिर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस इनको शामिल नहीं करेगी ममता बनर्जी के इजाजत के बगैर, यानी कि यह 20 फंस गए हैं। यानी कि 318 की जो संख्या थी वह 318 की संख्या नहीं रही इस वक्त, और वह संख्या 20 कम हो गई 318 में, यानी कि यह संख्या 298 की रही। अब 298 की रही और 362 चाहिए, तो ऐसे में तो क्या ना कि सरकार के पास समर्थन नहीं है। और इस वक्त जो विपक्ष है, विपक्ष एकजुट है 214 सांसदों के साथ,
और भी निर्दलीय सांसद भी हैं जो विपक्ष के साथ खड़े हैं, जो ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना तो एनडीए के हिस्सा है, और इंडिया गठबंधन अब रहा नहीं, कहीं दिखता ही नहीं है, अकेली कांग्रेस दिखती है। तो यह सब अब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में 20 का तलवार लटका, 362 पूरा होता हुआ किसी कोई भी गणित नहीं बैठ रहा है, इसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं काम आ रहा है। ऐसे में लगता नहीं कि 3 बिल यह पास कर पाएंगे, जबकि चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर टकराव है, कभी भी उनकी पार्टी टूट सकती है। तो ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जी सर। जी सर, इसी के साथ हमारा डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर।